नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की, जिसे माना जाता है कि भौतिक विज्ञान का यह अध्याय आधार है। आखिर हमारा जो अध्याय है वो है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। वैद्युत क्षेत्र और विभव क्या है, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? क्योंकि आमतौर पर हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या होती है कि हम उसके कंसेप्ट पर तो डायरेक्ट आ जाते हैं विषय के, लेकिन विषय के कंसेप्ट पर आने से पहले हम उसकी बेसिक पैरामीटर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करने। अगर आप नीट की, आईआईटी एडवांस की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपने आधार को सबसे मजबूत करके चलना होगा। यदि आपका आधार बहुत मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपकी जो इमारत होगी, विषय की गहराई होगी, वो बहुत मजबूती से और निश्चित तौर पर आप बेहतर कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। प्रत्येक असंख्य छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के हमारा परमाणु बना होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। अर्थात यहां पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। नाभिक यानी न्यूक्लियर कहा जाता है। और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा की विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम कोश कहते हैं। तो परमाणु क्या हुआ? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु के अंदर विभिन्न ऊर्जा की अवस्थाओं में, स्तरों में या कक्षाओं में घूमने वाले ऋणावेशित कण को ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या होता है? बच्चा पार्टी हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का कार्य क्या है। देखिए, आमतौर पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु चालक, अचालक और अर्धचालकों के निर्माण में सहायक होते हैं। बिना इलेक्ट्रॉनों के, बिना परमाणु के हम कभी भी किसी भी तत्व या पदार्थ की संरचना की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको चालक की ओर देखें तो चालक भी बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो मुक्त होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के केस में। चालक के केस में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन को बहुत कम ऊर्जा मिलने पर ही यह अपनी कक्षा को छोड़कर के दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। जबकि अगर हम अचालकों की बात करें, अचालकों की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। अचालकों की स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य बना बंध इतना ज्यादा मजबूत होता है, उनके बीच में इतना ज्यादा प्रबल बंध होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा को, यानी अपने ऊर्जा के कक्ष को नहीं छोड़ते हैं। अगर इन्हें अपने ऊर्जा के कक्षकों को छोड़ने के लिए, अपने ऊर्जा के स्तर को छोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉनों का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। पहली बात तो हमने ये सीखी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रतीक की। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित कण है, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इसका प्रतीक क्या होगा? प्रतीक होगा इसका E-। इस पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 के 19 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश हो गया। ठीक है, अभी तक हमने बात की आपसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी पदार्थ के जो परमाणु है, परमाणु के अंदर उसके धनावेशित केंद्रीय भाग के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋणावेशित कण हैं।
अगर वही बात नाभिक की जाए तो नाभिक बना होता है आपका न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योग से, ठीक है, जिसके चारों ओर नाभिक इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अभी हमारा ये टर्म क्लियर हुआ, अब हम दूसरे टर्म पर बात करेंगे। अब बात आती है हमारी आवेश की, और आवेश को कहा जाता है चार्ज। ये आवेश क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि चालक की स्थिति में जब चालक को बाहर से यानी किसी एक्सटर्नल सोर्स से या किसी बाह्य स्रोत से सुनिश्चित ऊर्जा मिल जाएगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में गति करने लगते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालक में होने वाली गति के कारण एक राशि उस समय उसमें पैदा होती है। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण एक राशि उत्पन्न होती है जो इलेक्ट्रॉनों की बहने की विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, और इसी राशि को नाम दिया जाता है आवेश। जब किसी चालक में हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से एक राशि उस समय पैदा होती है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में होती है, और इस राशि को ही कहा जाता है आवेश। आवेश को हम आमतौर पर क्यू से दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है आपका कूलाम। अभी तो हमने इसकी एक परिभाषा की बात की, अभी इसकी दूसरी परिभाषा की हम बात करते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ या द्रव्य का, आवेश द्रव्य या पदार्थ का वह गुण है, आवेश द्रव्य या पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, जो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। मीन्स चार्ज इज द बिहेवियर ऑफ द मैटर विच हैविंग अ कैपेबिलिटी और एन एबिलिटी टू क्रिएट और प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी आवेश किसी पदार्थ या द्रव्य का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, आवेश कहलाता है। अभी आवेश की हमने दोनों परिभाषाओं की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आवेश के स्वरूप को जानने की। अभी मैंने कहा कि आवेश के अंदर यह सामर्थ्य होती है कि वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो विद्युत क्षेत्र वाला टर्म तो हमें समझ में आ जाएगा आसानी से कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में से होकर के प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है आपका IT और Q इज इक्वल टू होता है आपका प्लस माइनस NE। अगर हम आवेश के दोनों फॉर्मूलों को देखें, जो आपका प्रथम समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन है, वो यह बात बता रही है स्पष्ट तौर पर कि ये विद्युत धारा पर निर्भर कर रहा है, आवेश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर निर्भर कर रहा है। ये जो समीकरण है यह स्पष्ट इंगित कर रहा है, इस बात को स्पष्ट बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जो राशि उत्पन्न होगी उसे आवेश कहा जाएगा। अब आवेश विद्युत धारा के और समय के गुणनफल के भी बराबर होता है। तो यहां से हम इसी प्रकार ठीक समझ सकते हैं, एक परिभाषा तो आवेश की है आ गई जो इसके विद्युत क्षेत्र के स्वरूप को ठीक ठीक समझाने में सहायक होगी। अब इसके दूसरे स्वरूप के बारे में जान लेते हैं, और इसका दूसरा स्वरूप क्या होगा उसको जानने के लिए हम देखते हैं कि आवेश दो समान प्रकृति के आवेश, देखिए आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। इस दूसरे स्वरूप को जानने के लिए, जिसमें हमने चुंबकीय स्वरूप कहा था कि आवेश किसी पदार्थ या किसी पदार्थ द्रव्य का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। तो विद्युत क्षेत्र वाला स्वरूप तुम्हारे इस समीकरण से समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरे स्वरूप चुंबकीय स्वरूप को समझने के लिए हमें आवेश के प्रकारों को सबसे पहले समझना होगा। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। ऋणावेश कह सकते हैं या ऋण आवेश कह सकते हैं। इसका बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज।
यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपके